everyone, welcome to the channel. Myself Unnati Patel and I am a second professional MBBS student at Gandhi Medical College Bhopal. So finally we are starting a new series on biology and it will be very much helpful for you and can improve your score for sure, right? In series में I have a handwritten notes जिसमें कि each and every point of NCERT is covered in a sequential manner and I bet कि इन notes से आपके सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे, right? इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी एडेड है. इसमें देख के आपको ये नहीं समझना है कि ये तो NCERT में है नहीं. ऑल दीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन द PYQs जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसमें पूछे गए हैं. अलॉन्ग विद दैट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो मैंशनड इन द नोट्स, राइट? तो stay tuned for the whole syllabus and please do share this series with everyone so that a lot of people get benefited by this series, है ना. एंड अब देखिए आपको इसे कैसे पढ़ना है. तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखिएगा एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल चैप्टर गो थ्रू द NCERT. पूरा अच्छे से पढ़ना है NCERT को. डू हाईलाइट NCERT, रिवाइज द नोट्स अगेन एंड हर एक दिन आपको नोट्स भी रिविजन करते जाना है, राइट? और उसके बाद आपको सारे PYQ सॉल्व करना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस विच यू हैव, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है. सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड डू शेयर द सीरीज विद एवरीवन. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट with you all guys, right? So without wasting much more time, let's get started with the video. So here we are starting with the very first chapter of the human physiology, that is digestion and absorption. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है. सो व्हाट द डाइजेशन इज. सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि डाइजेशन है क्या, क्यों हमें डाइजेशन ज़रूरी है. डाइजेशन इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. क्योंकि देखो यार, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत पतली है और उसकी लेयर से सभी फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कन्वर्ट और कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल विच वी आर टेकिंग एज अ फूड इन टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड, राइट? तो ये होती है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब बेसिकली ये जो डाइजेशन की प्रोसेस रहती है दैट इज़ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. मैकेनिकल और बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि देखो हम कोई भी खाना खाते हैं, सो दिस इज़ आवर होल एलिमेंट्री कैनाल, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले हमने फूड लिया इन द बकल कैविटी. बकल कैविटी में विल डू मास्टिकेशन ऑफ द फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ एंड एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है. तो वो जो एंजाइम्स है, सलाइवरी अमाइलेज है, लाइसिस होता है ना, और इस तरह से जो एंजाइम्स रहते हैं वो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं. तो थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर डाइजेशन होता है. एंड देन ईसोफेगस के थ्रू जो हमारा बोलस है वो स्टमक में आएगा, राइट? स्टमक में आएगा. स्टमक में जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, मेनली डाइजेशन किसका होता है स्टमक में, प्रोटीन का होता है. तो वो प्रोटीन का डाइजेशन होगा. देन फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस का ही हो सकता है. दैट्स वाई द डाइजेशन टेक्स प्लेस. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द होल ट्रैक्ट ऑफ दिस, है ना. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा. तो मैकेनिकल है अलॉन्ग विद द बायोकेमिकल प्रोसेस. बिकॉज मैकेनिकल इसलिए क्योंकि मैस्टिकेशन हो रहा है, चर्निंग हो रही है फूड की, है ना. और बायोकेमिकल इसलिए बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ बायोकेमिकल प्रोसेस. क्योंकि एंजाइम्स के बिना हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. ऑल द रिएक्शंस इन द बॉडी आर एंजाइमेटिक, राइट? तो ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, लाइन याद रखिएगा. देन उसके बाद है ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिसिस. एंजाइम्स की कैटेगरी होती है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, OTHLIL वाला, ठीक है. तो हाइड्रोलिसिस होता है. देन वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन. तो ये दो काम होते हैं किसके, वाटर के. वाई वाटर इज़ नीडेड बिकॉज हमारे सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है. इसलिए हमें पानी खूब पीना चाहिए, खूब पानी पीजिएगा, ठीक है. नाउ फूड देखिए, फूड इज़ द बेसिक नीड, ठीक है. फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, ये बेसिक नीड होती है कोई भी इंसान की. तो फूड जो रहता है, अब उसके दो टाइप्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो. वाई? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स जो रहते हैं उनका लार्ज साइज रहता है एंड दे हैव टू बी ब्रोकन आउट इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. एंड वाइटामिन्स और मिनरल्स जो रहता है वो ब्रेक नहीं होता है. इनफैक्ट इनका स्टोरेज भी नहीं होता है बॉडी में. दे जस्ट गिव द एनर्जी. सिर्फ और सिर्फ फैट सोल्यूबल विटामिन
I think you must know about the types of the vitamins. We have two types of vitamins, fat soluble and water soluble vitamins. तो फैट soluble vitamins होते हैं हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज़ में, वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, बट वाटर soluble vitamins कैन नेवर बी स्टोर्ड, राइट. मिनरल्स भी जो नॉर्मल मिनरल्स होते हैं बॉडी में वही रहते हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स नहीं होते हैं, राइट. So these are the things. This is the basic introduction of the digestion. Now we'll talk about the digestive system. What is digestive system? It's just a system which is play a very important role in the digestion of the food along with the absorption with the help of the glands and the organs of the body, right. So this is whole digestive system. We'll study about this particular thing in detail. सबसे पहले digestion में associated glands रहती है, ठीक है, एंड हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसके अंदर हमारा फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट है, एंड अलोंग विद दैट फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में हमारे ऑर्गन्स आते हैं, राइट. तो सबसे पहले वी हैव दिस एसोसिएटेड ग्लैंड्स. एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब वो ग्लैंड्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, एंड दे प्रोवाइड अस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स विच आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, राइट. क्लियर हो गया. तो अब बेसिकली फर्स्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमारी बकल कैविटी में होती है. 3 पेयर्स होती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके. नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे स्टमक के पोर्शन में रहती है. स्टमक की लेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, राइट. देन हमारा पैनक्रियाज है. पैनक्रियाज के बारे में आप सब जानते होंगे. पैनक्रियाज अगर काम करना बंद कर देता है तो वी हैव डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है. तो पैनक्रियाज इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड क्योंकि वो इंसुलिन और ग्लूकेगोन का सिक्रीशन करता है जो कि हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है. देन वी हैव लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. विल स्टडी ऑल दीज ग्लैंड्स इन डिटेल, ओके. देन वी हैव इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट रहती है, और इंटेस्टाइन में जब फूड आता है उसकी लेयर्स का प्रोटेक्शन करना, ये सब काम होता है किसका, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का, राइट. तो ये हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन है, सिर्फ नाम है. देन वी हैव एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल. द एलिमेंट्री कैनाल इज द होल गट, और GIT होता है बेसिकली हमारा, जो कि स्टार्ट होता है माउथ से एंड एंड इनटू द एनाल पॉइंट. द होल ऑर्गन्स विच आर कमिंग हियर विच आर एसोसिएटेड विद द डाइजेशन कम्स अंडर द एलिमेंट्री कैनाल, okay. So we have the alimentary canal from mouth to anus which is nearly 6 to 9 meters in लेंथ. प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड. और उसमें सबसे मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. सबसे लंबी होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ओके. नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यू हैड स्टडीड दिस इन कॉकरोचेस एंड एवरीथिंग. लाइक एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. इनका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए. I know this is not given in NCERT, but still this is very much important for you guys to understand that foregut is ectodermal in origin, midgut is endodermal in origin, and hindgut is also ectodermal in origin. ठीक है, you can learn this by FCH, foregut, hindgut, by ecto and MN. M और N consequently आता है. You can learn this thing by midgut is endodermal. Okay. Done with this. यहाँ तक सब कुछ clear है I hope. And then we'll go with the buccal cavity. Buccal cavity is oral cavity. Confuse नहीं होना. Buccal cavity is the oral cavity. ये जो हमारा mouth वाला portion होता है ना, this is called as a buccal cavity. Opening of the buccal cavity is mouth. तो buccal cavity जो है वो हमारा पूरा oral cavity होगा, उसकी opening जो है उसको mouth कहते हैं, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना. बकल कैविटी के अंदर टीथ वगैरह सब कुछ आता है. बकल कैविटी इज़ नॉट माउथ, ठीक है. बकल कैविटी इज़ द कैविटी हुज ओपनिंग इज माउथ, ठीक. टॉक अबाउट द ह्यूमन टीथ. तो जैसे कि हमने देखा कि बकल कैविटी के अंदर टीथ है और मस्कुलर टंग है, राइट. तो हमें टीथ के बारे में पढ़ना है अलग से और मस्कुलर टंग के बारे में पढ़ना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में. तो टीथ इज़ एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन. एज आई सेड, जो हमारा फोरगट है वो फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट का ओरिजिन अलग अलग है. तो टीथ जो है वो है एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब कि उसका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट करता है और जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो मेसोडर्म से ओरिजिन करता है, ठीक है. तो टीथ जो है बेसिकली आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि टीथ के कितने पार्ट है. बेसिकली 3 पार्ट्स है, क्राउन है, नेक है और रूट है.
क्राउन जो है वो अपर मोस्ट पार्ट होता है और रूट जो है वो हमारा थीका के अंदर यानी कि सॉकेट के अंदर वाला पोर्शन रहता है। दिस इज़ योर सॉकेट, ये वाला पोर्शन, और उसके अंदर वाला पोर्शन होता है रूट, और उनके बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड नेक। ओके, तो ये चीज़ है, ये हो गए हमारे टीथ के पार्ट। नाउ विल टॉक अबाउट एनामल। देखिए ये आउटर टू इनर स्ट्रक्चर्स है हमारे, तो सबसे आउटर मोस्ट आपको टीथ में वाइटेस्ट पार्ट दिखता है दैट इज़ व्हाट, एनामल। ठीक है, तो दैट वाइटेस्ट पार्ट इज एनामल, और एनामल जो रहता है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और एनामल को फॉर्म कौन करता है, अमीलोब्लास्ट सेल। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 1998 नीट एग्जामिनेशन कि द एनामल इज फॉर्म्ड बाय विच सेल्स, अमीलोब्लास्ट सेल्स, राइट। और नेक्स्ट पार्ट होता है, अब आप अगर एनामल के अंदर की साइड जाओगे तो you'll get डेंटाइन। डेंटाइन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड इट इज़ अ बोनी पार्ट ऑफ टीथ, राइट। और ये किससे फॉर्म होता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल से। नाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग with the help of this mnemonic. It's a type of mnemonic. You have enamel and you have dentine, and enamel is formed by the ameloblast cells and dentine is formed by odontoblast cells. तो ये A और E आ रहा है, ये दोनों वॉल्स है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, और ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, तो ये D और D आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया है हमारा एनामल एंड डेंटाइन। अब एनामल में पूछा क्या जाता है, एनामल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाउ डेंटाइन, डेंटाइन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, राइट। जो बोनी पार्ट होता है टीथ का उसे बोलते हैं क्या, डेंटाइन। नाउ इनर टू द डेंटाइन वी हैव अ पल्प कैविटी। ठीक है, नाउ पल्प कैविटी कंटेन्स व्हाट, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, पल्प कैविटी के अंदर आता है। ओके, सो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू, होल द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, इसके बारे में आपको इतना पढ़ना है, एंड देन विल प्रोसीड टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ टीथ। तो ये हमारा 3 पार्ट्स हो गए टीथ के, इसको अगर समराइज़ करूँ तो 3 पार्ट है, क्राउन, नेक और रूट, और आउटर टू इनर जो लेयर्स है, तो सबसे पहले एनामल आएगा, देन उसके अंदर ये वाइटिश पोर्शन, देन उसके अंदर दिस पोर्शन इज डेंटाइन, और उसके अंदर ये पूरा जो है हमारी पल्प कैविटी होती है जिसमें हमारी आर्टरीज है, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, एंड दिस इज पेरियोडोंटल लिगामेंट, लिगामेंट रहता है, एंड रूट कैनाल इज दिस, रूट कैनाल करते समय जब हम लोग रूट कैनाल करते हैं देन द एनेस्थीसिया इज गिवन टू दिस नर्व विद द हेल्प ऑफ अ लीडोकैन। ठीक है, जो कि एनेस्थेटिक ड्रग रहती है, तो ये आप पढ़ेंगे बाद में। ये हो गया, एंड वी हैव अ बोन्स, राइट। So I think this is clear to you. Now next we'll proceed towards the types of teeth in humans. Actually this is the very important part, types of teeth in human, and it is totally and clearly mentioned in the NCERT, right? So we have 4 types of teeth actually, thecodont, buenodont, diaphyodont and heterodont. ठीक है, नाउ एक एक करके हम लोग बात करते हैं क्या होते हैं ये, इसका जो नाम है उसी से हमें समझ में आ जाएगा। तो थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ, एक्चुअली थीका मतलब होता है सॉकेट, तो सॉकेट के अंदर जो हमारे टीथ रहते हैं, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस हमारे सारे टीथ जो है वो सॉकेट के अंदर प्रोटेक्टेड है, सो दीज टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज अ थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ, राइट। तो टीथ प्रेजेंट इन द सॉकेट इज थीकोडोंट। ब्यूनोडोंट जो रहते हैं उनका स्मॉल कस्प एंड क्राउन जो है वो छोटा रहता है, ठीक है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है क्राउन, तो ये छोटा रहता है, तो दे आर ब्यूनोडोंट टाइप। नेक्स्ट वी हैव डायफायोडोंट, डाई मतलब होता है 2, ठीक है, डायफायोडोंट मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ टीथ का मतलब ये रहता है कि वी नो कि हमारे जो ह्यूमंस में जो टीथ रहते हैं वो इनिशियली वी हैव टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ जिनको बोलते हैं, एंड देन वी हैव अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ, राइट। तो हमारे टीथ जो लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं दे आर कॉल्ड एज अ 2 डायफायोडोंट टीथ, मतलब कि 2 सेट ऑफ टीथ वी हैव, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हेटेरोडोंट, हेट्रो मतलब होता है क्या, डिफरेंट, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अगर आप अपने ही खुद के टीथ देखोगे तो यू हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अब इंसिजर्स क्या रहता है, कटिंग टीथ होता है, कटिंग टीथ जो कि कटिंग करने के लिए यूज़ होता है। यू कैन रिमेंबर दिस थिंग एज इंसीजर, सीजर से याद करो, और सीजर वी आर यूजिंग फॉर कटिंग, दैट्स वाई इंसीजर इज फॉर कटिंग टीथ, राइट। नेक्स्ट वी हैव कैनाइन, कैनाइन जो है दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन केस ऑफ डॉग्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, तो ये टीयरिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ये एंड में रहते हैं, एंड में रहते हैं और इसलिए वो ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में यूज़ होता है, राइट। अब इस डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि ये हमारा एक जॉ है,
तो इसमें हाफ साइड का पोर्शन हम लोग देखेंगे. सो वी हैव दिस आर 2 इंसीजर्स, वी हैव कैनाइंस, देन वी हैव प्रीमोलार्स एंड वी हैव मोलार्स, राइट. तो और ये हमारे सॉकेट्स है, दैट्स वाई आवर डेंटिशन इज थीकोडोन टाइप. ठीक है, थीकोडोन टाइप ऑफ टीथ रहते हैं हमारे पास. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव अ थीकोडोन टाइप ऑफ टीथ. ठीक, ये क्लियर हो गया. नाउ विल प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ आवर डेंटल फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब इसको ध्यान से सुनना और समझना आराम से. डेंटल फॉर्मूला जो है वो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जॉ को लेते हैं और उसके हाफ पोर्शन को लिखते हैं. ठीक है, फिर से सुनो, एक जॉ को लोगे और उसके हाफ पोर्शन को लिखोगे, दैट इन द डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, नंबर ऑफ टीथ को डिफाइन करने के लिए डेंटल फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो उससे समझ में आएगा आपको. तो सबसे पहले यू आर टेकिंग दी अपर जॉ एंड उसका हाफ पोर्शन. ओके, तो हाफ पोर्शन ऑफ द अपर जॉ एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज ICPM, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स, मोलार्स. ऊपर साइड लिखोगे न्यूमरेटर में अपर जॉ का, नीचे लिखोगे लोअर जॉ का. ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे एडल्ट में और हमारे मिल्क टीथ, मोनोफायोडोंट एंड 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड की टीथ जो है वो अलग अलग नंबर होता है इनका. दैट्स वाई यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न द फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ऑफ देम, राइट. सो सबसे पहले हम लोग एडल्ट की बात करते हैं और उससे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालना सिखा देती हूँ, सो यू कैन ईजिली डू फॉर अदर्स, राइट. सो डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट इज़ 2123 upon 2123 and it is clearly mentioned in NCERT, so please remember this thing. ऊपर की तरफ हमने अपर जॉ का लिखा है, नीचे की तरफ हमने लोअर जॉ का लिखा है, राइट. अब इसको मैं करूँगी मल्टीप्लाई 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी. तो आप समझिएगा, अगर मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है 2 से, इसका मतलब मैंने इस हाफ को पूरे जॉ के लिए कर दिया है. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, डबल हो जाएगा, मतलब कंप्लीट जॉ का हो गया. ऊपर की तरफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ कंप्लीट जॉ अपर साइड एंड नीचे लोअर साइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 4 6. अपॉन में भी आएगा 4 2 4 6, राइट. अब अगर मैं इनको प्लस करूँ तो मुझे अपर जॉ के टोटल टीथ मिल जाएंगे, दैट इज़ 8 2 10 प्लस 6, दैट इज़ 16, और नीचे की तरफ भी 16. और अगर ये मेरे अपर जॉ के टोटल टीथ और नीचे मेरे लोअर जॉ के टोटल टीथ, तो ये मेरे पास आ जाएंगे कितने, 32. That is total number of teeth in an adult is 32. I hope you understand this thing. Please do it for others, and if you don't understand, please write this in the comment section. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे. ओके, तो ये हमारे एडल्ट के टीथ है. मिल्क टीथ मतलब वो टीथ जो कि एक बार आते हैं, देन उसके बाद वो गिर जाते हैं, दे आर टेम्पररी, एंड देन फाइनल जो टीथ है परमानेंट टीथ वो आते हैं. तो ये मिल्क टीथ जितने भी है वो 2 बार आते हैं लाइफ टाइम में, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डाइफायोडोंट टीथ. लेकिन हमारे सारे दांत ऐसे नहीं होते हैं कि जो कि 2 बार आते हैं. कुछ दांत ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ एक ही बार आते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ द टेम्पररी टीथ. जब टेम्पररी टीथ हट जाते हैं एंड परमानेंट टीथ आते हैं तो उनके साथ ही फाइनल टीथ आते हैं इनके, जो प्री मोलार्स एंड कुछ मोलार्स हैं, 1 मोलार इन द हाफ साइड. मतलब टोटल जो है 12 टीथ ऐसे रहते हैं जो कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मोनोफायोडोंट टीथ. एंड 16 ईयर ओल्ड का फॉर्मूला इज दिस 2122 अपॉन 2122. तो ये हमारे 28 टीथ जो है वो किसके है, 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड में. मतलब 16 ईयर ओल्ड जो बच्चा है उसके अंदर 32 टीथ नहीं होते हैं, वी हैव 22 टीथ ओनली, राइट. So this is all about teeth. I hope you understand the structure of teeth. Enamel, dentine, pulp cavity, 3 parts teeth के, then types of teeth, thecodont, diphydont, heterodont and bunodont, and other type of teeth, that is incisor, premolars, canines and molars, right, and dental formula. If you have any doubt you can write in the comment section, we'll discuss it at the end of the other lecture. ठीक है, now we are proceeding towards the tongue. देखिए टंग जो है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, टोटली मस्कुलर ऑर्गन है. ठीक है, एंड टंग इज़ फॉर द टेस्ट, फॉर लैंग्वेज, ठीक है, एंड फॉर द क्लियरेंस ऑफ द बकल कैविटी. बहुत सारे अलग फंक्शंस होते हैं टंग के. अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हुए हैं एंड दिस इज मेंशन्ड इन द NCERT. डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम आई हैड इंसर्टेड, राइट. तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. इट इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल से बना हुआ रहता है, मतलब इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ आर विल ओनली. ठीक है, इनवॉलेंट्री नहीं है, वॉलेंट्री एक्शन है. अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम.
ठीक, फ्रेनुलम इज अ स्ट्रक्चर। अपर सरफेस जो है दे हैव द प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज अ पैपिली। आप अपनी अपर सरफेस से बेसिकली टंग की दो सरफेस होती है, वी हैव अपर सरफेस एंड वी हैव लोअर सरफेस। ठीक है, तो अपर सरफेस जो रहती है टंग की दे हैव स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज अ पैपिली, एंड पैपिलीज जो रहती है वो डिफरेंट टाइप्स की रहती है, एंड दिस पैपिली कंटेन्स द टेस्ट बड्स। ठीक है, एंड दिस टेस्ट बड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ द टंग। ओके, नाउ वी हैव कितने टाइप्स की पैपिलीज? 3 टाइप्स की पैपिलीज, सर्कमवैलेट पैपिली, फिलिफॉर्म पैपिली एंड फंजिफॉर्म पैपिली। नाउ सर्कमवैलेट पैपिली, इनके देखो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। यू विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैपिली, राइट? विच वन ऑफ द पैपिली इज डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, एंड विच ऑफ द पैपिली इज पिंक इन कलर एंड हैव द टेस्ट बड्स, और मेजॉरिटी में कौन सी पैपिली होती है, ये भी पूछ सकता है। तो सर्कमवैलेट पैपिली इज द लार्जेस्ट पैपिली, प्लीज कीप इन माइंड। फिलिफॉर्म पैपिली आप ऐसे याद कर सकते हो, फिलिफॉर्म पैपिली फिल्स द टंग। तो फिल्स द टंग मतलब एक्चुअली इट इज़ डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स बट इट इज़ इन मेजर क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा होती है फिलिफॉर्म पैपिली, राइट? एंड देन वी हैव द फंजिफॉर्म पैपिली, पिंक कलर होता है एंड हैव द टेस्ट बड्स, मतलब कि हमारे टंग में जो टेस्ट आता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द फंजिफॉर्म पैपिली, अलॉन्ग विद सर्कमवैलेट पैपिली ऑल्सो हैव द टेस्ट बड्स, राइट? Now I think you had cleared with the structure of the tongue. Lingual tonsils होते हैं, ये tonsils में अलग वॉल्डियर रिंग बनती है टंग के पीछे की साइड, सो इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, ये डायग्राम में अटैच्ड है। बाकी आप ये देख सकते हो सर्कमवैलेट पैपिली जो है वो लास्ट में रहती है, फंजिफॉर्म पैपिली जो है वो बॉर्डर्स में रहती है, एंड फिलिफॉर्म पैपिली जो है वो टिप्स पे रहती है एंड हर यहाँ पे रहते हैं सरफेस पे, राइट? दिस इज़ ऑल अबाउट टंग। टंग में आपको इतना ही करना है। नाउ विल टॉक अबाउट द फैरिंग्स। देखिए, हम लोग पूरे एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था विद द बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स थे, एक था हमारा ह्यूमन टीथ एंड दूसरा था हमारे पास टंग। ठीक है, अब जैसे जैसे खाना अंदर आएगा सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपने बकल कैविटी में खाना लिया एंड देन उसके बाद हमारा खाना जा रहा है फैरिंग्स में, फैरिंग्स से जाएगा ईसोफेगस में। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फैरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में कि फैरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड टंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फैरिंग्स फॉर मतलब फूड एंड एयरिंग्स मतलब एयर, तो फैरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फैरिंग्स लैरिंग्स में कंफ्यूज नहीं हो रहा, लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नाउ ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स इनटू द फैरिंग्स, नीचे से बात कर रहे हैं। यहाँ पीछे की तरफ हमारा, आगे की तरफ हमारा ट्रैकिया रहता है, पीछे की तरफ हमारा ईसोफेगस रहता है एंड ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय द सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, सेमी सर्कल इसलिए रहते हैं क्योंकि बैक साइड जो रहता है पीछे वाला सरफेस वो ईसोफेगस से कवर्ड रहता है। ओके, so this is about the pharynx. Esophagus trachea open होता है and we have the pharynx is divided into the 3 parts. Nasopharynx जो कि nasal cavity की साइड रहता है, this one. Oropharynx जो कि oral cavity की साइड रहता है and laryngopharynx जो कि larynx की साइड रहता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे फैरिंग्स के, बस आपको इतना ही पढ़ना है एंड इट हेल्प्स इन द डिग्लूटेशन। रीजन बीइंग कि जब डिग्लूटेशन होता है तो उसकी पूरी प्रोसेस रहती है, यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन द MBBS। तो हाँ, अब जब डिग्लूटेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे तो उसमें फैरिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द फूड टू मूव इनटू द ईसोफेगस। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द डिग्लूटेशन, तो यही इसका फंक्शन है। नाउ अब देखो फैरिंग्स में खाना आ गया, फैरिंग्स के बाद किधर जाएगा, हमारे ईसोफेगस में। सो ईसोफेगस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फूड पाइप। अराउंड 25 सेंटीमीटर का ईसोफेगस होता है हमारी बॉडी में, एंड जो ईसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट रहता है इट इज़ वॉलंटरी एंड नीचे वाला पार्ट जो रहता है वो इनवॉलंटरी रहता है। तो सुपीरियर 1/3 सरफेस, मतलब अगर ये ईसोफेगस है तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये 1/3 जो ऊपर पोर्शन है दैट इज़ वॉलंटरी एंड नीचे वाले जो 2/3 पोर्शन है दैट इज़ इनवॉलंटरी। ठीक है, एंड ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इज कॉल्ड गलेट। ओपनिंग ऑफ माउथ को क्या बोला था हमने, सॉरी ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी को क्या बोला था हमने, वेरी गुड, माउथ। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी माउथ है और ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड गलेट। ठीक है, नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ईसोफेगस की, इट इज अ थिंग लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax and diaphragm।
ठीक है, मतलब आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा जीआईटी को देखते हो तो आगे की तरफ आपका नेक है, थोरैक्स है एंड डायफ्राम रहता है, एंड पीछे की तरफ जो है हमारा ईसोफेगस रन करता है। ठीक है, तो ये हमारा ईसोफेगस के बारे में ओपनिंग हमने बोला गलत होती है, एंड अपर 1/3 पोर्शन जो है वो हमारा वॉलेंट्री रहता है, एंड लोअर 2/3 पोर्शन जो है वो इनवॉलेंट्री रहता है। मतलब ये हुआ कि ऊपर का जो 1/3 पोर्शन है, अगर इधर फूड है तो आप उसको वापस से फैरिंग्स के थ्रू माउथ में ला सकते हो, बट अगर फूड एक बार नीचे की तरफ प्रोसीड कर गया देन द होल प्रोसेस इज इनवॉलेंट्री। उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ जाएगा, एब्डोमेन में, राइट। नाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज एब्सेंट बिकॉज हमारा माउथ में जब हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, आगे की तरफ डाइजेशन पढ़ेंगे सारे फूड का, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो माउथ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, लेकिन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू माउथ से ईसोफेगस के थ्रू खाना जो है वो हमारे स्टमक में आता है, right? There is no digestion of any substance takes place in the esophagus. Esophagus is just a passage for the movement of the food inside the stomach. Okay, तो digestion and absorption absent, ये बहुत important line है। Next is upper esophagus में सिरोसा एब्सेंट रहती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट रहती है। विल टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द जीआईटी, तो उसमें यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग दैट सिरोसा द आउटर मोस्ट लेयर इज एब्सेंट इन केस ऑफ ईसोफेगस, बाकी सब में पूरी जीआईटी में लेयर प्रेजेंट रहती है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द स्टमक। अब देखिए लग रहा है ना पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं हम लोग, बकल कैविटी गए, फिर ईसोफेगस, पहले बकल कैविटी, फिर फारिंग्स, फिर ईसोफेगस। नाउ ईसोफेगस के बाद जो फूड है हमारा किस में आ चुका है, स्टमक में। अब स्टमक का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, उसकी पार्ट देखते हैं। फाइनली जब हम डाइजेशन सबका एक साथ देखेंगे देन विल प्रोसीड फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन बाद में देखेंगे, अभी आप स्टमक का बेसिक स्ट्रक्चर देखो। एक बार स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो उसके बाद डाइजेशन वगैरह सब कुछ पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो जो स्टमक रहता है दैट इज़ जे शेप्ड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। स्टमक की ईच एंड एवरी लाइन अलॉन्ग विद द पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो स्टमक जो रहता है इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, लिवर इन द राइट साइड, स्टमक इन द लेफ्ट साइड। 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। वी हैव 4 मेन पार्ट्स ऑफ द स्टमक, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ओके, नाउ वी हैव 2 स्फिंक्टर्स इन द स्टमक, और लेयर्स के बारे में हम लोग सबका एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी हैव 2 स्फिंक्टर्स, अपर स्फिंक्टर एंड लोअर स्फिंक्टर। तो अपर स्फिंक्टर जो रहता है वो होता है ईसोफेगस में ओपन रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोईसोफेजियल, और कार्डियक स्फिंक्टर बिकॉज हमारा जो हार्ट है वो भी इसी साइड है। ठीक है, इसके ऊपर लंग्स है। ओके, तो ये चीज़ है, इसलिए आपका कार्डियक स्फिंक्टर भी कहलाता है ये, एंड गैस्ट्रोईसोफेजियल भी कहलाता है। ठीक है, स्फिंक्टर क्योंकि गैस्ट्रो फॉर स्टमक एंड ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस, तो गैस्ट्रोईसोफेजियल। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक को रेगुलेट करने के लिए, ये ईसोफेगस है, कंटिन्यूटी में आई है, और ये हमारा स्टमक है, तो ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक में रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर बिकॉज ऑफ द पोजीशन, राइट। एंड पीछे की तरफ वी हैव द पाइलोरिक स्फिंक्टर बिकॉज ये पाइलोरिक पार्ट है। ठीक है, और नीचे डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। डन, तो you can draw this diagram and understand with this thing. We have esophagus, fundus part, cardiac part, we have body, and we have the pyloric part. Okay, now we'll proceed with the small intestine. As I said, small intestine is the largest in length in whole GIT. It is 5 to 7 meter in length, and it is continued in between the pyloric sphincter to ileocecal wall, right? What is pyloric sphincter? We had studied in stomach. Pyloric sphincter है ना, पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनल वाला पोर्शन, एंड इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन और सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दिस स्मॉल इंटेस्टाइन का ओरिजिन अप टू द एंड।
ठीक है. नाउ वी हैव 3 पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, duodenum, jejunum and ileum. Duodenum is C-shaped structure, Brunner's gland. So when we study about the layers of whole GIT, you will come to know about the serosa, muscularis, mucosa, submucosa and mucosa. तो जो submucosal वाला region रहता है in duodenal part of the small intestine, it has a specialized gland called as a Brunner's gland. ठीक है. तो Brunner's gland is a characteristic feature of the किसका, ड्यूडेनम का. तो जब भी आपको कोई भी पोर्शन में ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड दिखे तो दैट पोर्शन इज ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. वैसे ही इलियम में आपको मिलेंगे पेयर्स पैचेस. पेयर्स पैचेस एक लिम्फोइड पैचेस रहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं एंड विच आर प्रेजेंट इन द इलियम. जेजुनम में ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं होता है. तो ड्यूडेनम जो है वो सी शेप्ड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट रहती है सब म्यूकोसा में एंड इट हैज़ अ हिपैटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग एज वेल. तो जो पैनक्रियाटिक डक्ट रहती है और हेपाटिक डक्ट रहती है वो दोनों जॉइन होकर ओपन होती है ड्यूडेनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. एक्चुअली व्हेन यू स्टडी इन द हायर क्लासेस विल कम टू नो कि ड्यूडेनम के भी अलग अलग पोर्शंस रहते हैं, ठीक है. तो उसके सेकेंड पोर्शन में ये दोनों चीज़ें ओपन होती है. हेपाटिक एंड पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन ओपनिंग रहती है उन दोनों की, ठीक. तो ये हो गया हमारा ड्यूडेनम में, हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना ही मेंशन्ड है एनसीईआरटी में. एंड वी हैव जेजुनम. जेजुनम इज अ लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. लैंग्वेज का खेल है, ध्यान रखना, लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज इलियम. ओके. वी हैव पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा. आप अभी ये भी ध्यान रखना कि ब्रूनर्स ग्लैंड में सबम्यूकोसा में होता है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड म्यूकोसा और सबम्यूकोसा दोनों में होते हैं पेयर्स पैचेस. ओके. तो please this thing is must to keep in mind. Now jejunum is long coiled, ileum is highly coiled, it has Peyer's patches and structure which present in the complete small intestine. As we know कि small intestine का जो major function रहता है, what is the major function of small intestine? जितना भी खाना रहता है वो majority में digest हो जाता है किसमें, duodenum में. बाकी जो portion है हमारा jejunum और ileum का उनमें एब्जॉर्प्शन होता है. अब एब्जॉर्प्शन करवाना है तो हम ये चाहेंगे कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. अब कोई इतनी सी चीज़ है और ये इतनी कॉइल्ड चीज़ है तो इसका सरफेस एरिया तो ज़्यादा होगा ना. सेम लेंथ में अगर मैं इस चीज़ को कॉइल करके रखूँ तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो सरफेस एरिया बढ़ा के रखोगे तो एब्जॉर्प्शन में आसानी होगी. दैट्स व्हाई इट इज़ मस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई, विलाई एंड प्लाइका सर्कुलारिस. ठीक है. तो देखिए ये इस तरह से हमने विलाइज बना रखी है एंड वह माइक्रोविलाइज के ऊपर छोटी छोटी, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मॉडिफिकेशंस ऑफ माइक्रोविलाई, विलाई एंड प्लाइका सर्कुलारिस. एंड जो दो विलाइज के बीच में स्पेस रहती है और वो भी म्यूकोसा में, वो बनाती है क्रिप्स ऑफ लिबरकोइन. Crypts of Lieberkühn is present between two villi. This is mentioned in NCERT. You must know the diagram 16.5. डायग्राम में दिया हुआ है ये चीज़. विलाय जो है उन दोनों दो विलाइज के बीच में होता है क्रिप्स ऑफ लिबरकॉइन, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. एंड दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज ए प्लाइका सर्कुलारिस. ओके. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज. एंड नाउ विल प्रोसीड. ये देखिए क्रिप्स ऑफ लिबरकॉइन, एक बात ध्यान रखो 2019 में पूछा गया है. द स्पेस बिटवीन द टू विलाइज इज कॉल्ड एज अ क्रिप्स ऑफ लिबरकॉइन. एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज इंटेस्टाइनल जूसेस एंड दिस क्योंकि क्रिप्स ऑफ लिबरकॉइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रहती है बिकॉज ये म्यूकोसा के अंदर रहता है, ठीक है. एंड द जूस विच इज सिक्रेटेड बाय देम इज कॉल्ड एज अ इंटेस्टाइनल जूस, या उसका दूसरा नाम रहता है सक्कस एंटेरिकस. ये 2021 में पूछा गया था. सो कीप दिस थिंग इज माइंड. नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन. देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफरेंसेस होते हैं दोनों में. लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो कम रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा होता है लेंथ. और मेजर एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. अब डाइजेशन का जो मेन पोर्शन प्रोसेस है वो एंड विलाय प्लाइका सर्कुलारिस वो दोनों एब्सेंट रहते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. वो सब सिर्फ स्टोरेज के लिए हेल्प करता है, ठीक है. और ये टीनिया कोलाई जो है वो इसका मेन फीचर रहता है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि अगर आपको टीनिया कोलाई, लाइक व्हेन यू कम टू द MBBS यू कम अक्रॉस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन्स. तो अगर आपके सामने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन रखी हुई है तो आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस टीनिया कोलाई. अगर टीनिया कोलाई से 3 लाइन्स रहती है मसल्स की जो आपको दिखती है, बहुत प्यारी दिखती है एंड बहुत क्लियर दिखती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सेंट रहती है. तो टीनिया कोलाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. तो डाइजेशन और विलाय
villi and plica या circularis एब्सेंट रहता है. एंड फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस, कुछ आयंस एंड कुछ ड्रग्स, है ना. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स का जो रहता है एब्जॉर्प्शन वो स्टमक में भी होता है, एंड कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, राइट. तो ये इसका फंक्शन है और ये दोनों चीज़ें एब्सेंट रहती है, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज सीकम, कोलोन एंड रैक्टम. ये 3 पोर्शंस रहते हैं, सीकम, कोलोन एंड रैक्टम. ये 3 पोर्शन रहते हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के. 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन, रैक्टम, राइट. अब सीकम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मैंशनड है, देखो इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उनकी खुद की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको सबको क्लियर करना पड़ेगा, है ना. जो कि आई होप आई एम एबल टू क्लियर एवरीथिंग, और उसको ध्यान रखना पड़ेगा. वंस पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट व्हेन यू गो थ्रू दिस ऑल थिंग्स इन द सेकेंड टाइम, आई होप यू विल फाइंड दिस वेरी ईजी. ठीक है, आई एम डू गिविंग माई बेस्ट. इफ़ यू फील दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. ओके, तो वी हैव सीकम, कोलोन एंड रैक्टम. हाँ, अब सीकम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक. सीकम इज़ अ ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक मतलब जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग हो. तो हमने बात करी थी इलियोसिकल वॉल्व की, राइट. तो इसके पूरे अंदर जो है वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस तरह से, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ओपन होती है सीकम में. सो इलियम पोर्शन, लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम. ठीक है, तो इलियम जो है वो सीकम में ओपन हो जाता है, एंड इट इज़ थ्रू दी इलियोसिकल वॉल्व. ठीक है, वॉल्स हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि अगर वॉल्स आर लाइक दरवाज़ा. ठीक है, अगर दरवाजे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं फूड किधर भी चला जाएगा. वी हैव टू प्रॉपरली मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फूड. दैट्स वाई वॉल्स आर मच नीडेड. ठीक है, सो वी हैव इलियोसिकल वॉल्व हियर, है ना. तो सीकम में रहता है. सीकम इज अ ब्लाइंड सैक जिसके सिर्फ एक ही ओपनिंग है. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज प्रेजेंट. इट इज़ अ वेस्टिजियल लिम्फोइड ऑर्गन. यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग इन इवोल्यूशन चैप्टर ऑफ क्लास 12th. तो वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है. वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, राइट. तो ये है हमारा सीकम, ये है सीकम, एंड दिस वन इज आर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो सीकम कुछ इस तरह से रहता है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कुछ ऐसे रहता है जो कि सीकम में ओपन रहता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. और सीकम मतलब आपने देखा होगा कि किसी किसी में अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है. तो वो क्यों होती है, बिकॉज अपेंडिक्स का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है, तो फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है अगर अपेंडिक्स में, तो उन्हें अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है. एंड अपेंडिक्स वैसे भी वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का. सो अगर हम उसे निकाल भी देंगे तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट नहीं होगी. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो द प्लेस फॉर द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में वो इधर रहता है. वाई दिस गुड बैक्टीरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज दे आर यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड सम विटामिन बी. विटामिन बी एक बहुत ही वास्ट टाइप ऑफ विटामिन रहता है, उसमें क्लास है विटामिन की B1, B2, B3, B4. तो सॉरी B1, B2, B3, B5, है ना. तो ऐसे पूरा वास्ट क्लास है. तो सम कुछ विटामिन बी बनते हैं लाइक B12 एंड विटामिन के. ठीक है, और मेंटेन दी लोकल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. यस, लोकल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी मेंटेन करके रखता है बैक्टीरिया. एंड वी हैव फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस हियर, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द सीकम. कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में ये बनाए गए हैं नोट्स. इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी, and this information is much more sufficient for you to complete the whole digestion. ठीक है, और इसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, you will come across कि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे. इसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस NCERT पढ़ लेना है, जो कि हम लोग बाद में सीरीज स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज़ कोलोन. कोलोन में हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं कोलोन के, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मॉइड. बेसिकली इसी टाइप पे है. दिस इज असेंडिंग कोलन जो ऊपर जा रही है, दिस इज ट्रांसवर्स कोलन जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलन जो कि नीचे जा रही है, एंड दिस इज सिग्मॉइड शेप की कोलन. दैट्स व्हाई नेम इज सिग्मॉइड कोलन. ओके, सो ये 4 पार्ट्स हो गए कोलन के. एंड देन we have 3 longitudinal smooth muscles which is called as tinea coli, and we have circular muscles as well. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रेक्टम इज द थर्ड पोर्शन. सम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर स्टोर्ड हेयर. जो कि अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो स्टोर हो जाते हैं. एंड देन वी हैव द लास्ट पोर्शन दैट इज योर एनस. एनस इज यूजफुल फॉर द डिफिकेशन ऑफ द फूड, राइट. तो रेक्टम में फूड स्टोर होता है और एनस से डिफिकेट हो जाता है.
सो दिस ऑल आर दी पोर्शंस ऑफ आर होल GIT। हमने बात करी स्टार्टिंग से लेकर, वी हैड बकल कैविटी, वी हैव लर्नड अबाउट द बकल कैविटी और उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स। बकल कैविटी में हमने टीथ के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, राइट। देन वी हैड स्टडीड अबाउट द dental formula and all. Then we'll talk about the pharynx, then we had talk about the esophagus, फिर stomach के बारे में पढ़ा हमने, stomach के parts पढ़े, then small intestine के बारे में पढ़ा, and then finally we had complete our large intestine. With this we had complete the parts of the GIT, ठीक है। Next, the associated glands of the GIT, will complete this in the next chapter. Today we will wind up our lecture with the layers of the gut. This is very much important. You must know the layers of the gut. This is asked in the 2020 examination. बहुत important part है। Basically हमारे पास 4 लेयर होती है। आउटर मोस्ट इज सिरोसा, दिस इज आउटर टू इनर, राइट। तो सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। अब बेसिकली कुछ कुछ लेयर्स की मॉडिफिकेशन, जैसे हमने बात करी थी किसकी, ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस में हमने पढ़ा था कि सिरोसा एब्सेंट रहता है, इसकी जगह ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट रहता है, राइट। तो वैसे ही हमारा जो सिरोसा है, इसी तरह कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं हर एक लेयर के किसी किसी पार्ट पे बीच बीच में, एंड दे विल बिकम द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, राइट। तो सिरोसा जो है वो आउटर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इनर मेसोथीलियम रहता है एंड प्रेजेंट इन द एब्सेंट इन द अपर ईसोफेगेजियल पोर्शन, ठीक है। तो वो हमने बात करी थी ईसोफेगस के दौरान। तो सिरोसा में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रहता है एंड इनर मेसोथीलियम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मस्कुलरिस एक्सटर्ना, राइट। मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, मस्कुलरिस इंटरना होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उसमें लैमिना प्रोप्रिया होता है और म्यूकोसल एपिथेलियम होता है। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है उसमें आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर एंड इनर ओब्लिक मसल रहती है। आउटर लॉन्जिट्यूडनल एंड मिडिल सर्कुलर एंड इनर ओब्लिक मसल रहती है इन केस ऑफ स्टमक, बट नॉर्मली आपके पास होता है आउटर लॉन्जिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ओ सेकेंड वर्ड है और इनर सर्कुलर में अंदर आई है और वैसे इनर जो है वो उसकी स्टार्टिंग भी आई से होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। और बस स्टमक में मॉडिफिकेशन रहता है, स्टमक में इनर ऑब्लिक मसल आती है, तो मिडल लेयर जो है वो सर्कुलर ही रहेगी, राइट। तो ये मॉडिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव थर्ड इज सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में नर्व्स प्रेजेंट रहती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है एंड ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द डिओडिनम, एज आई सेड अर्लियर। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिओडिनम विच इज़ अ पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। 1999-2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो ये ध्यान रखना। और ये सबम्यूकोसा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो NCERT में 2-3 लाइन में दिया हुआ है, जो कि हमने 3 पॉइंट्स में क्लियर कर दिया है कि नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, एरियोलर एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है एंड ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट रहती है, और ब्रूनर्स ग्लैंड इसका मॉडिफिकेशन है इन डिओडिनम, ठीक है। नाउ विल कम टू द म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होती है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स एब्सेंट, प्लीज दिस थिंग कीप इन माइंड, नर्व्स नहीं होती हैं यहाँ पर। माल्टस म्यूकोसेल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज 50% होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नाउ प्लेक्सिस क्या रहता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो इसके लिए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन रहता है। वी हैव ऑर्बिक प्लेक्सिस एंड वी हैव मिजनर्स प्लेक्सिस। ऑर्बिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम होता है माइंट्रिक प्लेक्सिस एंड मिजनर प्लेक्सिस। अब ये जो है ये लेयर्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो माइंट्रिक, मायोटर्म इज फॉर मसल्स, ठीक है। तो ये जो प्लेक्सिस है वो मसल्स के बीच में रहता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक। तो उनके बीच में रहता है एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द गट, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ गट में यूजफुल रहता है कौन, माइंट्रिक प्लेक्सिस, माइंट्रिक, मायो मतलब मसल्स, ठीक है। तो 2 मसल्स के बीच में माइंट्रिक प्लेक्सिस प्रेजेंट रहता है, यूजफुल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ गट। नेक्स्ट इज योर मिजनर्स प्लेक्सिस, जो कि प्रेजेंट होता है सबम्यूकोसा में एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द गट। किसका सिक्रीशन, एंजाइम्स का सिक्रीशन। मैंने पहले बताया था आपको जितनी भी सारी प्रोसेस रहती है दे ऑल आर दी एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो एंजाइम्स का सिक्रीशन करवाना है तो मिजनर्स प्लेक्सिस के थ्रू होगा, ठीक है। तो कंट्रैक्शन इनहिबिशन कैसी प्रोसेस है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक प्रोसेस होती है। तो इनहिबिशन होगा अगर सिंपैथेटिक, मतलब जो हमारा होल न्यूरल कंट्रोल रहता है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल होता है। सिंपैथेटिक जो होगा वो इनहिबिट करेगा कंट्रैक्शन और सिक्रीशंस को, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कंट्रैक्शन और सिक्रीशन को मतलब इंक्रीज करेगा, राइट।
तो ये हम लोग पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन को इन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, sympathetic and parasympathetic activities, and this is all about today's lecture. I hope you understand each and everything, ठीक है, clearly. And if you have any doubt, please let me know in the comment section. I'll clear your whole doubt in the next video, right? So thank you so much for watching this, and if you like this video, please hit the like button and do subscribe to our channel, and we'll meet you in the next video. Bye bye.